हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आरफली। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए उसी सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों के लिए ऑस्मोसिस यानी हिंदी में इसको कहते हैं परासरण, परासरण के बारे में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। और ये जो ऑस्मोसिस रिएक्शन है या परासरण क्रिया है, जो ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। बायो में भी ये टॉपिक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट में और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी ये जो टॉपिक है वो कॉमन है। तो आइए बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों के लिए हम ऑस्मोसिस रिएक्शन यानी परासरण की क्रिया अच्छे से बता रहे हैं। आप एक बार देखेंगे, फिगर को देखने के बाद डेफिनेशन यानी परिभाषा आप स्वयं खुद बना लोगे। ये मेरे बिल्कुल आप लोगों से कहना है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। देखो, ये हमने फिगर बनाया हुआ है, इसमें हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है यानी इसको ब्लैक कहेंगे, और यहाँ हमने सॉल्वेंट यानी यहाँ ब्लैक भर दिया है। और इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब विलयन जो होगा, विलयन की सांद्रता अधिक होगी और सॉल्वेंट जो ब्लैक है तो ब्लैक की सांद्रता कम होगी। जैसा कि मैंने लिख दिया, विलयन की साइड अधिक सांद्रता और सॉल्वेंट की साइड लिख दिया हमने कम सांद्रता। अब परिभाषा अपन को बनानी है इसकी ऑस्मोसिस की यानी परासरण की क्रिया के लिए। तो कह सकते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के अणुओं का प्रवाह करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। फिर से एक बात समझ लीजिए, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का प्रवाह करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो इस तरीके से हमने परासरण की परिभाषा दी। इसकी और भी परिभाषाएं बना सकते हैं अपन बहुत सारी। अब सॉल्वेंट को अपन कह सकते हैं तनु विलयन और सॉल्यूशन को कह सकते हैं अपन सांद्र विलयन। तो एक नई परिभाषा भी बना सकते हैं कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का प्रवाह करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। वैसे परासरण की क्रिया अधिकांश लिक्विड पर यानी द्रवों पर लागू होती है। परासरण का अगर देखा जाए तो जस्ट उल्टा होता है डिफ्यूजन, जिससे डिफ्यूजन कहते हैं विसरण को। और डिफ्यूजन परासरण का जस्ट उल्टा है, लेकिन डिफ्यूजन और परासरण में डिफरेंस है भाई कि परासरण की क्रिया केवल लिक्विड यानी द्रव पर लागू होती है और डिफ्यूजन की क्रिया जो विसरण की क्रिया होती है वो केवल गैसों पर लागू होती है। परिभाषा पलट करके बनाएंगे अगर अपन, डिफ्यूजन भी है साथ में, आप लोग समझ लो डिफ्यूजन भी क्या कहलाता है परासरण के साथ। तो जस्ट अपोजिट कर देना है, और ये लिक्विड पर लागू होगी तो लिक्विड कहेंगे और डिफ्यूजन जो लागू होता है वो गैसों पर लागू होती है। तो कह सकते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैसों के अणुओं का प्रवाह करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और विसरण की क्रिया हमेशा गैसों पर लागू होती है, द्रव और ठोसों पर लागू नहीं होती है। बात ये भी जान लेना कि जैसे अगर विसरण का एग्जाम्पल देना चाहें अपन, तो एक बंद कमरा हो, बंद कमरे में अपन परफ्यूम की बोतल खोल दें तो जो आगे वाले भाग में होगा वहाँ गंध ज़्यादा आएगी और धीरे धीरे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी गंध कम होती जाएगी। यानी अधिक सांद्रता वहाँ रहेगी जहाँ नज़दीकी होगी, और जैसे जैसे जब दूरी बढ़ेगी तो वहाँ गंध कम होती जाएगी। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? विसरण का हो गया। हाँ, अब एक चीज़ इसमें आप लोगों को और समझना है ऑस्मोसिस रिएक्शन में कि ये परासरण एक तरीका से कहाँ पर लागू होता है, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझना है। आज आप लोगों को
एक कंडीशन और हम आपको बहुत अच्छी बताने वाले हैं। पराशरण की जो क्रिया होती है, ये पराशरण की क्रिया होती क्यों है, किस लिए इसका यूज किया जाता है ऑस्मोसिस रिएक्शन का। तो ऑस्मोसिस रिएक्शन का यूज इसलिए किया जाता है कि जितने भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे वाटर यानी जल और खनिज लवण यानी मिनरल्स, इनका जो अवशोषण की क्रिया करते हैं वो पराशरण क्रिया द्वारा ही होती है। यानी सीधी सी बात है, पराशरण क्रिया का उपयोग पेड़ पौधों के द्वारा जल और खनिज लवण के अवशोषण में किया जाता है। तो इस क्षेत्र में जो पिस्टन पी, यहाँ पर पिस्टन पी और एक्सटर्नल जो प्रेशर लगा हुआ है, ये इसलिए हमने दर्शाया क्योंकि यहीं से बनना है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराशर दाब। पराशर दाब बनना है यहीं से। तो पराशर दाब की परिभाषा बनानी है अपन को। तो पराशर दाब की परिभाषा बनाने के लिए बिल्कुल सरलता है कि ये पिस्टन पी है, इसको अगर अपन दबाएंगे तो यहाँ पराशरण की क्रिया वो रुक जाएगी और एक्सटर्नल फोर्स भी लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स को अपन कह सकते हैं बाहरी दाब भी कह सकते हैं, अतिरिक्त दाब भी कह सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर परिभाषा बनाते हैं पराशर दाब की, तो पराशर दाब की भी परिभाषा बनाने के लिए अपन को ध्यान देना है कि विलयन में पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आवश्यक या अतिरिक्त या एक बाहरी जो दाब लगाया जाता है उसे ही पराशर दाब कहा जाता है। यानी जब पिस्टन पी दबाएंगे और एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो लगने के बाद विलयन में पराशरण की क्रिया रुकने लगेगी। तो विलयन पर जो लगाया गया अतिरिक्त दाब है जिससे पराशरण की क्रिया रुक जाएगी, तो उसी दाब को अपन कौन सा दाब कहेंगे, उसी को अपन पराशर दाब कहेंगे। ठीक है। अब पराशर दाब के लिए थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। पराशर दाब का निर्धारण करने के लिए एक विधि है जिस विधि को वर्कले हर्टले विधि कहा जाता है। एक ऐसी विधि है जिसे अप्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है। तो आज आप लोगों को हमने ऑस्मोसिस यानी पराशरण और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया है और उसका ऑस्मोसिस का यूज बताया है। अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए वर्कले हर्टले विधि का सचित्र वर्णन बताएंगे, किस तरीके से वर्कले हर्टले विधि में, जो कि एक अप्रत्यक्ष विधि है और एक वेरी मोस्ट विधि, क्वेश्चन सीधा बनता है पराशर दाब क्या है, पराशर दाब का निर्धारण करने वाली वर्कले हर्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी कुछ विशेषताएं लिखिए। आज केवल हमने आप लोगों के लिए इतना बताया कि पराशर दाब कहलाता क्या है। तो पराशर दाब के बारे में हमने आप लोगों को ये चीज़ बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वर्कले हर्टले विधि का सचित्र वर्णन करेंगे और साथ में किस तरीके से वर्कले हर्टले विधि द्वारा पराशर दाब का निर्धारण करते हैं। आज के लिए अपना इतना ही वीडियो, धन्यवाद। हाँ, एक बात और जो हमने आप लोगों से कम 6 दिन पहले कहा था या 5 दिन पहले कि लाइव क्लास हम देने वाले हैं। तो अभी हमारा जो लाइव क्लास का जो भी आर्टिकल्स यानी सामग्री है वो आज या कल तक हमारे घर तक आ जाएगी, क्योंकि मैंने जो सामग्री मंगाई है वो ऑनलाइन मंगाई है, इसलिए टाइम लग गया। मैंने वैसे कहा था आप लोगों से 3 दिन की, लेकिन ज़्यादा दिन हो गए हैं, लगभग 5 दिन हो गए हैं। तो आप लोग ये नहीं समझना कि मैंने जो कह दिया वो गलत कहा। मैंने बिल्कुल ये चीज़ गलत नहीं कही। हम आप लोगों से कह रहे हैं आज या कल में डिलीवरी के माध्यम से हमारे घर तक जो सामग्री है लाइव क्लास वाली, स्टैंड वगैरह और माइक वगैरह, वो आज या कल हमारे घर तक आ जाएंगे। और हो सकता है अगर आज आ जाएंगे तो कल से आप 8:15 बजे सभी लोगों को हम मैसेज के माध्यम से बता देंगे कि सामग्री आ चुकी है और लाइव क्लास चालू हो गई है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, हम दोबारा आप लोगों को फिर से वीडियो बना करके और डीपली भी समझा देंगे। धन्यवाद आज के लिए।